इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। सपोज किसी मैट्रिक्स ए को मेरे को चेक करना हो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको पता होगा कि A इंटू ए ट्रांसपोज यदि I के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इस तरीके से चेक करने के लिए हमको पहले A मैट्रिक्स लिखनी होगी, उसका ट्रांसपोज लिखना होगा और फिर चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं। मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा उससे आपको किसी मैट्रिक्स को देखते ही पता चल जाएगा कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। वैसे मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं इसी बात को डिफरेंट लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन फायदा ये होगा कि आपको ऐसे दो मैट्रिक्स लिख के मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कॉन्सेप्ट ये है, सपोज कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1 हो, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 1 हो। देखना कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। अगली बात, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ 0 हो, डी जी प्लस ई एच प्लस एफ आई 0 हो, ए जी प्लस बी एच प्लस सी आई भी 0 हो। यदि ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो हम बोलेंगे ये वाली मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आप जानते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स होता है। इस क्वेश्चन में P1 मैट्रिक्स ये है, P2 मैट्रिक्स ये है, P3 मैट्रिक्स ये है एंड सो ऑन अप टू ये है P6 मैट्रिक्स। और फिर कहा गया है कि X मैट्रिक्स जो है K इज इक्वल टू 1 to 6 PK दिस मैट्रिक्स इनटू PK ट्रांसपोज। यहां बोला गया है कि PK T का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स PK। तो बताइए कि इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। ये तो आपको पता ही होगा, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जब भी चॉइसेस को चेक करना हो, जो चॉइस आपको चेक करना सबसे आसान लगे उस चॉइस को चेक करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर लोग ऐसी चॉइसेस देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चॉइस में किसी इजी चॉइस का रिजल्ट यूज हो रहा होता है। इसमें मेरे को सबसे आसान पहले लगता है कि X इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको चेक करना। क्लियरली X मैट्रिक्स जो है वो P1, और इसको क्योंकि बार बार मेरे को बोलना पड़ेगा इसलिए इसका नाम मैं रख देता हूं Y मैट्रिक्स। P1Y P1 डैश, डैश बोलो या ट्रांसपोज बोलो एक ही बात होती है। P2Y P2 डैश और P6Y P6 डैश। और आगे मैं दो रिजल्ट यूज करने वाला हूं, वो मैं पहले बता देता हूं कि A प्लस बी डैश जो है वो A डैश प्लस B डैश होता है। 2 हो 3 हो सब में यही रिजल्ट है। और AB डैश जो है वो B डैश A डैश होता है। यदि AB C डैश हो जाए तो C डैश B डैश A डैश होता है। अब इन रिजल्ट्स को दिमाग में रखते हुए X डैश जो है P1Y P1 डैश प्लस P2Y P2 डैश अप टू P6Y P6 डैश का डैश हो गया। और जिसको कि हम बोल सकते हैं P1Y P1 डैश का डैश P2Y P2 डैश का डैश अप टू P6Y P6 का डैश होल डैश। ये मैंने लिखा है कीपिंग दिस रिजल्ट इन माइंड। और इस रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए मैं बोल सकता हूं P1 डैश, डैश का दोबारा डैश वही आता है, इसलिए P1 डैश का डैश वही,
P1 आ जाएगा, y डैश आ जाएगा और ये P1 का डैश यहां आ गया, P2 y डैश P2 अप टू P6 y डैश P6 डैश। और क्योंकि इसको मैंने y माना था और y क्लियरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए y डैश y हो जाएगा, तो ये बन गया P1 y P1 डैश P2 y P2 डैश अप टू P6 y P6 डैश। मतलब ये बन गया, वापस x आ गया, तो इसका मतलब हो गया x डैश जो है वो x के बराबर आ गया, इसलिए बी चॉइस करेक्ट हो गया। सी चॉइस में बोला गया है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। याद रखो एक वर्ड होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, ये बात ध्यान रखो। और एक बात और मैं यूज करूंगा वो है ये कि ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स आर सेम, और प्रूव करना जरा भी मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये दोनों फॉर्मूले मैं यूज करूंगा। इस चॉइस को चेक करना मतलब कि हमने ट्रेस ऑफ एक्स निकालना है। अब क्लियरली ट्रेस ऑफ एक्स का मतलब हो गया ट्रेस ऑफ P1 y P1 डैश प्लस P2 y P2 डैश एंड सो ऑन अप टू P6 y P6 डैश, जिसको कि मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ P1 y P1 डैश प्लस ट्रेस ऑफ P2 y P2 डैश एंड सो ऑन अप टू ट्रेस ऑफ P6 y P6 डैश। और मैंने आपको बताया था ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। उस बात को दिमाग में रखते हुए मैं इन तीनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख लेता हूं, P1y और P1 डैश। वैसे मैं P1 इंटू y P1 डैश भी बोल सकता था, बोथ आर इक्वली गुड। इसी तरह से यहां भी एंड लास्ट में भी। अब इसको मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ P1 डैश इंटू P1 y। ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, क्योंकि P1 डैश इंटू P1 I हो जाएगा, क्योंकि P1 हमने देख लिया है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, प्लस ट्रेस ऑफ P2 डैश इंटू P2 y अप टू ट्रेस ऑफ P6 डैश इंटू P6 y, और दिस इज इक्वल टू P1 डैश P1 जो है वो I हो गया, तो ये बन गया ट्रेस ऑफ y, ये भी ट्रेस ऑफ y, सारे ट्रेस ऑफ y हो गए। और ट्रेस ऑफ y क्लियरली 3 है, इसलिए 3 प्लस 3 प्लस 3 6 टाइम्स, दैट इज, तो इसका मतलब है सी चॉइस भी करेक्ट हो गई। और डी चॉइस यदि करेक्ट प्रूव हो जाए तो ए चॉइस की स्टेटमेंट को इसके रिजल्ट से इजीली चेक किया जा सकता है। अब इसको चेक करने के लिए मैं एक्स मैट्रिक्स को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। एक्स मैट्रिक्स का मतलब P1 y P1 डैश प्लस P2 y P2 डैश
up to P6Y P6 dash into 111 और ये क्लियर है P1 P2 P3 P4 P5 P6 किसी को भी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगी। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया P1Y इंटू 111 प्लस P2Y अप टू P6Y मतलब कि P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6 इंटू Y इंटू 111। ये क्लियर है। P1 P2 P3 P4 P5 P6 इन सबको ऐड करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 2 2 2 2 2 ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी यदि इन सारी मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो। देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये वाली मैट्रिक्स बन गई 2 2 2 2 2 2 2 2 2। आप देख सकते हो कि ये वाली मैट्रिक्स जो कि Y मैट्रिक्स है इसको 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 6 3 6 होगी। तो यहां पे आ गया 6 3 6 जिसकी वैल्यू आ गई 30 30 एंड 30 जिसको कि आप 30 इंटू बोल सकते हो। इसलिए डी चॉइस भी करेक्ट हो गई। अब ए चॉइस को मैं इसकी हेल्प से चेक करूंगा। ये क्लियर है कि इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू 111 इक्वल टू 30i इंटू जिसका कि मतलब बन गया x माइनस 30i इंटू जीरो मैट्रिक्स। अब इसके आगे समझने के लिए आपको मैं क्रैमर्स रूल याद दिलाता हूं। क्रैमर्स रूल के हिसाब से इन तीन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कैपिटल डी की वैल्यू निकालते हैं और कैपिटल डी जो है ये होता है। और आपको याद होगा कि डी यदि नॉन जीरो आए तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल जीरो केवल यही एक सोल्यूशन है जो इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहां से मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल जीरो और d यदि जीरो आया तो उस केस में इस सोल्यूशन के अलावा और सॉल्यूशंस भी होंगे। और सॉल्यूशंस का मतलब जिनमें x, y और z में से कम एक नॉन जीरो हो। और इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इन तीन इक्वेशंस का x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल जीरो के सिवा कोई और सॉल्यूशन आ गया तो इसका श्योरली मतलब है कि कैपिटल डी जीरो है। याद करो कि इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2
C2 A3 B3 C3 into X इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यदि एक्स वाई जेड की किसी नॉन जीरो वैल्यूज ने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये तभी हो सकता है जब इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। और ये क्लियर है एक्स माइनस 30i कोई मैट्रिक्स होगी से वो मैट्रिक्स है इसके हिसाब से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 जो है ए एक्स प्लस इसका मतलब है कि इन तीन होमोजेनियस इक्वेशन का x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 के सिवा ये भी एक सॉल्यूशन है। और इसका मतलब क्लियर है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि x माइनस 30i जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल नहीं होगी। और ए चॉइस में बोला गया है x माइनस 30i इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ए चॉइस गलत हो गई।